आपको पता है कि भाई एक पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, एक पार्लियामेंट कैसे फुल होता है, एक पार्लियामेंट में क्या कंसिस्ट होता है। हम जो लोग हैं ना, आम जनता जो है, हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, तो इसीलिए हम लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द नॉर्मल पीपल ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कुछ कुछ होता है ना ऐसे जिसमें हम चाहते हैं कि भाई आप मुंह से बता दो क्या बताना है, हम याद रखेंगे। कुछ होता है जो हम लिखते हैं, राइट। ये जो ऑर्डिनेंस पास होता है वो 6 वीक के बाद क्या होता है, एग्जिस्ट हो जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके हिस्ट्री बुक का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर पोर्शन विच इज सिविक्स चैप्टर 1, आवर यूनियन लेजिस्लेचर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल टेल यू कि भाई हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आपका रिवाइज्ड नोट्स, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब देखो, आज जो चैप्टर हमारी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। आपको पता है कि भाई एक पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, एक पार्लियामेंट कैसे फुल होता है, एक पार्लियामेंट में क्या कंसिस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड आवर 2 हाउसेस। व्हाट आर द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो हम आज पूरा पढ़ेंगे भाई लोकसभा में कॉम्पोजिशन क्या होता है, उनके टर्म्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, देन उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, राज्यसभा के फंक्शन क्या होते हैं, उनके कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होता है। तो ये सब कुछ जो है ना, वो सब हम कवर करेंगे हमारी फर्स्ट चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि यूनियन पार्लियामेंट क्या होता है ना। यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड आवर 2 हाउसेस। देखो क्या क्या होता है यूनियन पार्लियामेंट में, एक होता है प्रेसिडेंट और होते हैं 2 हाउसेस। अब देखो जो 2 हाउसेस है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखो राज्यसभा और लोकसभा होता क्या है, द हाउसेज ऑफ पीपल कॉमनली नोन एज द लोकसभा। अब जो हाउस ऑफ पीपल है उसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा। ठीक है, और जहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, राज्यसभा। वेरी सिंपल एंड इजी, हाउस ऑफ पीपल नोन एज लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नोन एज राज्यसभा। इजी, ओके। Parliament is a body of people's representatives who have the supreme power and authority of governance in a democratic country. अब पार्लियामेंट ना हमारा राइट्स को, हमारे जो बोले हुए शब्द हैं उनको दिखाते हैं कि भाई एक इंसान जो है ना उसका क्या नीड्स हो सकता है, एक इंसान जो है उसे भी तुरंत क्या रिक्वायरमेंट है। तो पार्लियामेंट जो है ना वो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास एक सुप्रीम पावर होता है और गवर्नेंस होता है, ऑथोरिटी ऑफ गवर्नेंस होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब देखो, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है हमारा डिक्टेटरशिप, राइट। डेमोक्रेटिक मींस कि भाई आपके मल्टीपल पार्टीज है, मल्टीपल लीडर्स है, बट एक लीडर सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी। बट डिक्टेटरशिप मतलब कि 1 पार्टी एंड 1 लीडर। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नेंस का ऑथोरिटी होगा, जो सुप्रीम पावर होगा, वो हम किसे देते हैं, वो हम देते हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, ओके। नाउ व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। अब इंडिया के पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि पावर्स जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। देखो सिंपल है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स आप डिवाइड कर दो, राइट। तो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स and both are supreme with the respective spheres. Both central and state governments draw their authority from the constitution of the country. Now it's very easy and simple कि भाई देखो, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिवाइड की हुई है तो उनके अलग अलग पावर्स हैं, उनके पास अलग अलग सुप्रीम पावर्स है, दे कैन यूज इट एनी टाइम। ओके, नाउ अब हमें क्यों जरूरत है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देखो, ऑल्दो इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भले इंडिया के पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि भाई सेंट्रल को की पावर्स अलग होंगे, देन स्टेट की पावर्स अलग होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन। बट ये स्टेट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो इंडियन यूनियन बनाया गया ना उससे हम टूट के हट जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। दिस एंश्योर्स एंड मेंटेन्स द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और ये जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है ना, ये क्या करती है, ये हमारे यूनिटी को, हमारे व्यवस्थित को यूनाइट करके रखती है। हमें क्या करती है, ये यूनाइट एंड मेंटेन करके रखती है, इसलिए हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। Because people belonging to various religions, cultures, linguistic affiliations reside in the country,
फेडरल सेटअप अलाउज देम टू मेंटेन देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस। अब देखो हम एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स रह रहे होते हैं, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, जैन है, सब है ना। तो अगर मान लो हमें पता है कि भाई हमारे एक कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो उन सबको रिस्पेक्ट देना, उनको ऑनर देना, वो हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो हमारा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसमें रिलीजन्स अलग अलग हैं, कल्चर्स है, लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस है। तो फेडरल सेटअप क्या करता है, फेडरल सेटअप करता है कि भाई ठीक है, आप क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में रह रहे हो, तो मेंटेन करना कैसे इस कल्चर को, वो ये फेडरल सेटअप गवर्नमेंट देखती है। क्लियर? ओके। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर एंड द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। There is a division of administrative and legislative powers between them and none can violate any terms of the constitution। अब देखो क्या होता है कि ये जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर्स डिवाइड की हुई है ना, अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा चीज क्या लिखा है कि ना एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन किया जाता है दोनों में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में, ताकि कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉज को वायलेट ना कर सके। क्लियर? ओके। States also participate in the functioning of the government. Upper house mainly consists of the representatives of the state. Upper house यानी कि हो गया हमारा राज्यसभा। याद रखना, राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस। लोकसभा क्या है, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। क्लियर? ओके। Constitution has provided the central and state governments with adequate financial resources to carry out their duties towards the people। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ पे जो दोनों पावर्स डिवाइड की हुई है ना, ताकि हम यूनाइट कर सकें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर अलग अलग है, तो वहाँ पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, क्योंकि उसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दे के रखी है, तो यहाँ पे वो क्या चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या कुछ भी हो, दोनों चीज, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को अलग अलग डिसाइड करे, अलग अलग तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करे। क्लियर? ओके। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पढ़ेंगे हमारा लोकसभा क्या होता है। ठीक है, देखो व्हाट इज लोकसभा। लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल एज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो हम जो लोग हैं ना, आम जनता जो है, हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, तो इसीलिए हम लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द नॉर्मल पीपल ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके। टर्म क्या है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। However, it can be dissolved before completing its term by the president on the advice of prime minister and his cabinet। अब देखो अगर मान लो कि इसमें कोई जो मेंबर है वो प्रॉफिट होल्ड करता है या मिसबिहेव करता है या फिर इनकैपेसिटी के बिहेवियर पे या कुछ भी इस तरीके से रीजन की वजह से, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से और कैबिनेट के एडवाइस से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इनको टर्मिनेट कर सकता है, इनको निकाल सकता है। क्लियर? बट अगर हम इलेक्ट कर लेते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा तो वो 5 साल के टर्म तक इलेक्टेड ही रहेंगे। क्लियर? ओके। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 5 साल था ना, बट ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। कॉम्पोजिशन क्या है, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है लोकसभा में, 552, जिसमें 530 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट्स द स्टेट और 20 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, ये सब। ठीक है, देख लो। प्रेसिडेंट में अपॉइंट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 2 मेंबर्स जो है ना वो अपॉइंट होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। सिंपल है। 552 में 530 कहाँ के जन है, ये है मेंबर्स ऑफ द स्टेट। 20 कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरीज, और 2 कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ओके। सीट्स इन लोकसभा अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अभी देखो लोकसभा का जो सीट्स रिजर्व्ड है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम रिजर्व करते हैं। सपोज कर लो कि एक शहर है जहाँ पे पॉपुलेशन बिलियंस में है, बिलियंस में मान लो करोड़ों में है, एक शहर जहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ लाखों में है, तो सीट किसको ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली जिसपे लाखों में करोड़ों में मिलेगी सीट्स उनको ज्यादा मिलेगा ना सीट्स। तो सेम चीज है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है लोकसभा का अलॉटेड सीट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यूपी being the most populous state in India sends 80 members to the Lok Sabha while Sikkim and Goa sends 1 and 2 members। देखो क्योंकि हमें पता है कि भाई यूपी, ठीक है, हमारे बिहार यूपी में क्या होता है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से 80 मेंबर्स का सीट अलॉट किया जाता है लोकसभा में, जबकि सिक्किम और गोवा का पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वहां से सिर्फ 2 मेंबर्स अलॉट किए जाते हैं। क्लियर? तो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है हमारा लोकसभा का सीट्स अलॉटेड। ठीक है, ओके। अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा,
सिटीजन होना चाहिए और उसका एज 25 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। His name should be in the electoral rolls in some part of the country. उसका नाम electoral rolls में होना चाहिए कुछ कुछ कंट्री के पास में। He should not be under debt, किसी भी कर्जे के अंदर नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। And should be able to meet his or her financial requirements. और सिंपल है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर मीटअप करना है तो उनको करने आना चाहिए, जिसकी वजह से वो अगर किसी भी डेप्ट में होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो कोई भी ऑफिस अंडर प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है, कि भाई चलो गवर्नमेंट का जॉब है कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होल्ड करके रखेंगे, कमीशन खाएंगे, घूस खाएंगे, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। उनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल या फिर अनसाउंड माइंड का कोई भी केसेस नहीं होना चाहिए, तभी वो लोकसभा के मेंबर क्वालिफाई हो सकते हैं। क्लियर? ओके। अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा देखो क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अगर सपोज कर लो कि हमें डिस्क्वालीफाई करना है किसी मेंबर को, तो हम कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे? पहला, अगर वो कोई प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन में था ना उसका पूरा ऑपोजिट आप डिस्क्वालिफिकेशन में लिख दो। अगर वो कोई प्रॉफिट होल्ड करता है, डिस्क्वालीफाई कर दो। अगर वो कोई अनसाउंड माइंड का है, डिस्क्वालीफाई कर दो। इफ ही इज एन इंसॉल्वेंट, अगर मान लो वो इंसॉल्वेंट है, अपने कर्जे को अभी तक पूरा नहीं कर चुका है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। और वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो डिस्क्वालिफिकेशंस में क्वालिफिकेशन सारी चीजें ऑपोजिट ही होंगी, ठीक है। ओके। वैकेशन ऑफ सीट्स देखो, सीट्स ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा बिकम वेकेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब जो सीट्स है ना लोकसभा में, वो खाली कब होगा? कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस पे। पहला क्या है, अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने सीट से रिजाइन कर लेता है तो एक सीट वैकेंट हो गया, एक सीट खाली हो गया, ठीक है। अगर मेंबर जो है वो एब्सेंट है कंटिन्यूअसली अपने हाउस से, ठीक है, अगर एक मेंबर 60 डेज के लिए अपने उस लोकसभा के हाउस से एब्सेंट होगा तो वो सीट खाली हो जाएगा, ठीक है। इफ अ मेंबर इज इलेक्टेड बाय टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ही हैज टू गिव अप हिज सीट इन द पार्लियामेंट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई एक मेंबर है पार्लियामेंट का जो एज अ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड हो चुका है, तो उसको अपने सीट को गिव अप करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 3 केसेस में आप अपने सीट को वेकेंट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर खुद रिजाइन करता है कोई मेंबर तब, अगर कोई हाउस में कंटिन्यूसली 60 डेज तक एब्सेंट है तब, और अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्टेड हो चुका है तो अपने सीट को गिव अप करेगा। ओके, देखो अब क्वेश्चन आता है, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिंपल क्वेश्चन आता है, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। He or she is elected from among the members of the parliament after the general election. तो स्पीकर कौन है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, वो होते हैं स्पीकर। और कैसे इलेक्ट होते हैं? देखो, ये इलेक्ट होते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्ट होते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आफ्टर हिज और हर इलेक्शन द स्पीकर हैज टू एक्ट इम्पार्शियली। और जब वो इलेक्ट हो जाएगा तो स्पीकर जो है ना लोकसभा का, वो इम्पार्शियली एक्ट करेगा, पूरा एक्ट नहीं करता है, ठीक है। स्पीकर इलेक्ट होता है 5 साल के लिए। और डिप्यूटी स्पीकर लुक्स आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस द स्पीकर इज एब्सेंट और हिज और हर सीट्स फॉल्स वेकेंट। देखो सिंपल है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और डेप्यूटी स्पीकर कौन है? अगर कोई भी स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है, या फिर स्पीकर अपने सीट को वेकेंट छोड़ के रखा है, तब कौन आएगा वहां पे? तब आएगा वहां पे डेप्यूटी स्पीकर। क्लियर? ओके, दिस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब प्रोसीड्यूर्स इन द पार्लियामेंट क्या क्या होती है? देयर आर सर्टेन प्रोसीड्यूर्स एंड सेशन इन द पार्लियामेंट। पहला क्या है? सेशंस। प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईच हाउस हैज टू मीट फॉर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive सेशन शुड नॉट बी लेस देन 6 months। सिंपल है, प्रेसिडेंट जो है ना वो सेशन जो होल्ड करेगा, अब ट्वाइस है, मतलब कि 1 साल में 2 बार सेशन टेक प्लेस होता है, मतलब कि 6 महीने के गैप पे एक सेशन होता ही है, ठीक है। देखो मतलब सिंपल है, ये जो सेशन है ना वो 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, हर 6 मंथ पे एक बार मीटअप होता ही है, ठीक है। जनरली 3 सेशन होता है, एक होता है बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। तो 3 सेशन है, बजट, मॉनसून एंड विंटर। और ये सेशन कब टेक प्लेस होता है? आफ्टर ईच 6 months, मतलब कि ट्वाइस अ ईयर। क्लियर? ओके। कोरम का मतलब क्या होता है? नो बिल्स कैन बी पास्ड if the required number of members of the Lok Sabha and Rajya Sabha are not present in the house। अगर पता है कि भाई हमें कुछ बिल को पास करना है, ठीक है, कुछ चीजें जो हमें बिल को पास करनी है,
तो अगर वो रिक्वायर्ड मेंबर प्रेजेंट नहीं है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर रिक्वायर्ड मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरम। इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा नॉट प्रेजेंट, अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा प्रेजेंट नहीं है उस बिल को पास करने के लिए, तो वो चीज पास नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोरम। क्लियर? स्पीकर जो है ना वो एडजर्न कर सकता है हाउस को अंटिल द रिक्वेस्ट कोरम ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर प्रेजेंट। और स्पीकर क्या कर सकता है कि भाई ठीक है इसको एडजर्न करो, कोर्ट इज एडजर्न नाउ, जब तक रिक्वायर्ड मेंबर्स नहीं आएंगे डिसीजन पास नहीं होगा, लॉ पास नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड मेंबर्स को लेके आओ राज्यसभा लोकसभा में दोनों से, तभी हम पास करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोरम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर इज द टाइम इन द पार्लियामेंट। ये एक ऐसा टाइम है पार्लियामेंट में जहां जो मेंबर ऑफ द हाउस है ना वो क्वेश्चंस पूछता है। किससे? गवर्नमेंट से। और वो क्वेश्चन कैसा पूछता है? पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपल है, क्वेश्चन आवर एक ऐसी टाइम है जहां पर पार्लियामेंट में जो मेंबर्स ऑफ द हाउस है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि हम जो आम जनता है ना उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं वहां पे, ठीक है। दिस राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नोन एज इंटरपेलेशन। और ये जो मेंबर्स के पास ये जो राइट दिया गया है ना कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो गवर्नमेंट से, वो भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपेलेशन, ठीक है। फर्स्ट आवर और एवरी वर्किंग डे इन द पार्लियामेंट इज रिजर्व फॉर क्वेश्चन आवर। और जो पार्लियामेंट का हर वर्किंग डे होता है ना, पहले जो 1 घंटा होता है वो 1 घंटा हम देते हैं क्वेश्चन आवर में, जहां पर मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट। क्लियर? ओके। 3 तरीके का क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेयर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्या है? अनस्टेयर्ड। और थर्ड क्या है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टेयर्ड क्वेश्चंस क्या होता है? Those to which the members of the house want oral answers in the parliament। अब कुछ होता है ना ऐसे जिसमें हम चाहते हैं कि भाई आप मुंह से बता दो क्या बताना है, हम याद रखेंगे। कुछ होता है जो हम लिखते हैं, राइट। तो वो जो ओरल आंसर्स जिसे हम चाहते हैं ना कि भाई हमें ओरल आंसर से मिल जाए, उसे हम कहते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और जहां पे हमें रिटन फॉर्म में आंसर चाहिए ना उसे हम कहते हैं अनस्टेयर्ड, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्या होता है? शॉर्टर देन ऑफ 10 days। जहां हम बोलते हैं कि भाई 10 दिन में हमको ये जवाब चाहिए, उसे हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। इट इज अप टू द मेंबर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल है, स्टेयर्ड यानी कि जहां पे आप ओरल आंसर्स चाहते हो, अनस्टेयर्ड मतलब जहां पे आप चाहते हो कि भाई रिटन फॉर्म में मुझे आंसर मिल जाए, और शॉर्ट नोटिस मतलब कि जहां पे आप बोलते हो कि भाई 10 दिन के अंदर मुझे ये आंसर चाहिए। तो ये 3 तरीके का क्वेश्चन है जो आप अपने एज अ मेंबर ऑफ द हाउस यू कैन आस्क टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे। अब मोशन क्या है? मोशन इज अ प्रपोजल मेड बाय मेंबर ऑफ द हाउस to take some important matter related to public importance for discussion। अब मोशन एक ऐसी चीज है जहां हम सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसी मैटर्स हैं पब्लिक का जो हमें शायद उठाकर डिस्कस करना चाहिए पार्लियामेंट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोशन। मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स बाय ब्रिंगिंग इन द मोशन। अब मेंबर्स क्या करती है कि भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कशन में लाने के लिए वो उसे एज एन इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करती है और फिर उसे लेके आती है मोशन में। तो 3 तरीके का मोशन है। पहला क्या है? देखो, एडजॉर्नमेंट मोशन। ना एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीड्योर है जो क्या करता है, जो अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन के मैटर में डिस्कस कर। देखो क्या लिखा हुआ है, एडजॉर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीड्योर which leads to the discussing the matters of urgent public opinion leaving aside the normal business of the house। मतलब सिंपल है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी सारी काम छोड़कर, हाउस का जो मेन काम है उसको छोड़कर पहले इसे आगे बढ़ाइए। तो वो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है ना, जो हम अपने बिजनेस ओरिजिनल जो हाउस का जो काम है उसको छोड़कर आगे बढ़ाते हैं मोशन में, उसे हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। क्लियर? ओके। Such motions are generally allowed on subjects such as large scale diversity, occurrence of a disaster, natural calamity, communal tension। अगर कोई communal tension हुआ है तो वो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पब्लिक ओपिनियंस है, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा बात है, तो अपने सारे काम को छोड़कर हमें पहले उसको बढ़ाना चाहिए ना आगे, तो वो कर सकते हैं हम। अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है तो उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। क्लियर? ओके। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल विच एक्सप्रेसेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर हो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, पार्लियामेंट में ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। If a motion of no confidence is moved by the opposition with the required support of at least 50 members, it is first discussed and then put to vote। अगर मान लो सपोज कर लो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड हुआ है, ठीक है,
बाय द ऑपोजिशन। तो वहां पे क्या करेंगे, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का होना चाहिए वोट, तब हम उसे क्या करेंगे, वोट पर डालकर उसे आगे बढ़ाएंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा रिजाइन। क्लियर? तो ये वाला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजर्नमेंट एंड द प्रोगेशन ऑफ द हाउस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन। अगर मान लो गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दी तो क्या करना है, बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर सपोज कर लो ये हो गया और गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसॉल्यूशन ऑफ द हाउस। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा भाई, वो रिकमेंड करेगा भाई हाउस को डिसॉल्यूट कर दो, डिसॉल्यूशन करना है आप, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस इफ प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स हिम एंड इफ देयर आर नो पार्टीज व्हिच हैव द मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट ना हाउस को डिसॉल्व कर लेता है और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करता है कि भाई क्योंकि अब कोई पार्टी नहीं है तो मेजॉरिटी फॉर्म नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो तो डिसॉल्यूट कर दो इसे। हाउस कैन बी एडजर्न्ड इफ अ सिटिंग और एन एक्स member of the house dies, there is too much disorder in the house or when there is a no quorum in the house। सिंपल है, हाउस एडजर्न कब किया जा सकता है, हाउस एडजर्न कब होगा, सपोज कर लो कि कोई बैठे बैठे मर गया हाउस में तो भाई एडजर्न हो गया, ठीक है। कब हो सकता है डिसऑर्डर, अगर मान लो कोई डिसऑर्डर हो गया हाउस में तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लो कि कोरम नहीं है हाउस में तो हम कोर्ट को क्या हाउस को क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एडजर्नमेंट एंड द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। क्लियर? ओके। अब पढ़ेंगे हम कि स्पीकर का फंक्शंस क्या क्या है। देखो, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन। हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। स्पीकर का जो पार्लियामेंट्री मैटर्स में कोई डिसीजन होगा वो फाइनल और लास्ट डिसीजन होगा। क्लियर? ओके। जितना भी बिल पास होता है बाय लोकसभा हैव टू बी साइन बाय द स्पीकर। तो स्पीकर जो होता है ना लोकसभा का, वो अपने सारे लोकसभा के पास किए हुए बिल्स पे साइन होने चाहिए, ठीक है, स्पीकर का। He puts issues to vote and announces the result। अब वो कुछ अगर इशू है वोट में तो अनाउंस करती है और रिजल्ट्स को अनाउंस करती है, ठीक है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर डिसाइड करता है कि अगर बिल जो है वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, कौन सी बिल है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, ये फंक्शंस ऑफ द स्पीकर है। क्लियर? अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है, स्पीकर क्या रिसीव करेगा, जितना पेटिशंस है, डॉक्यूमेंट्स है हाउस में, वो कौन रिसीव करता है, वो रिसीव करते हैं हमारे स्पीकर। क्लियर? क्या करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सारे डिसीजंस पे जो कि हाउस में ले गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ऐसा चीज है जो हाउस में लेके गया है, कोई डिसीजन ऐसा, तो वो कौन कम्युनिकेट करता है पूरा, वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे स्पीकर। क्लियर? ओके। डिसिप्लिनरी फंक्शंस, स्पीकर क्या करता है, मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। ही कैन सस्पेंड अ मेंबर और इन द केस ऑफ सीरियस डिसऑर्डर में एडजर्न द हाउस। अब स्पीकर सिंपल करता क्या है, वो हाउस के ऑर्डर को मेंटेन रखता है। अगर सपोज वो क्या कर सकता है, वो मेंबर को सस्पेंड कर सकता है किसी सीरियस डिसऑर्डर के केस में और कोर्ट हाउस को एडजर्न कर सकता है। क्लियर? अगर कोई इनडिसेंट वर्ड्स यूज किया गया है मेंबर्स की तरफ से, ठीक है, अगर किसी मेंबर ने किसी इनडिसेंट वर्ड यूज किया है तो वहां पे क्या करते हैं, स्पीकर क्या कर सकता है, वो स्पीकर उस पर्टिकुलर वर्ड को नॉट इन यूज वर्ड करके डिक्लेयर कर सकता है कि भाई आपको एज अ मेंबर ऑफ द हाउस यू कैन नॉट यूज सच वर्ड्स, ठीक है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर डिसाइड करता है इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ अ मेंबर स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ हिज डिसीजन इज कंसिडर्ड फाइनल। अब स्पीकर क्या करेगा कि सपोज कर लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर ऐसा है जो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ वो कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो वहां पे हमारे स्पीकर क्या करेंगे, वो वहां पे डिसीजन ले लेंगे कि भाई कंसिडर नहीं है, फाइनल डिसीजन वो ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कमिटीज देखो, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सम कमिटीज ऑफ द हाउस सच एज द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड द रूल्स कमिटी। कुछ कमिटीज के ऊपर वो प्रिसाइड करते हैं। कौन कौन सी कमेटी है, देखो, एक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और दूसरा क्या है हमारा रूल्स कमेटी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं सारे कमिटीज इन द हाउस के लिए और डायरेक्शंस इशू करते हैं। सिंपल है, हमारा जो स्पीकर है वो हमारे सारे कमेटी यानी कि जो कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जो रूल्स कमेटी है, दोनों ही कमेटी में वो क्या करते हैं, चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर हमारे, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शन देखो क्या है, स्पीकर क्या प्रिसाइड करता है, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज। जो दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होगा ना, वहां पे कौन प्रिसाइड करेगा, वहां प्रिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। क्लियर? ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द हाउस। सिंपल सेम चीज है कि वो प्रिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके। अब पढ़ेंगे हम कि राज्यसभा क्या होता है। लोकसभा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनका टर्म, क्वालिफिकेशंस, कॉम्पोजिशंस, फंक्शंस, मोशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा क्या होता है। देखो, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमने पहले बोला था कि भाई राज्यसभा क्या है, अपर हाउस और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस। क्लियर? ओके।
अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द राज्यसभा, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन इंडिया, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। टर्म राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एज इट कंटेन्स रिजॉल्व्ड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। लोकसभा में कितने दिन के लिए इलेक्ट होते हैं? लोकसभा में इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, वो राज्यसभा में कितना साल है? राज्यसभा में है 6 साल। ठीक है, ओके। कॉम्पोजिशन देखो, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स है इसमें, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो 12 मेंबर्स आउट ऑफ 250 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? These are individuals who have contributed immensely to the fields of education। अब ये जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ना बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, वो मेंबर्स ने क्या किया है? उस मेंबर्स ने कुछ उनके कंट्रीब्यूशन है, फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन होगा उनका स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन होगा, आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन होगा, साइंस में कंट्रीब्यूशन होगा, सोशल सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन होगा, तो प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया है। ठीक है, देखो। और जो रिमेनिंग 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा है ना, वो कौन इलेक्ट करता है? वो इलेक्ट करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, रिमेनिंग 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, ओके। सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सेम अगेन, पॉपुलेशन के अनुसार हम सीट्स अलॉकेट करते हैं। उत्तर प्रदेश सेंस 31 मेंबर्स, मिजोरम सेंस ओनली 1, क्योंकि पॉपुलेशन हमें बहुत ही कम है। देखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 31 मेंबर्स वो सेंड करता है राज्यसभा के मेंबर के लिए। ठीक है, और क्योंकि मिजोरम में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहां पे कितने मेंबर जाते हैं? वहां जाते हैं सिर्फ 1 मेंबर। क्लियर? ओके। क्वालिफिकेशन देखो क्या होना चाहिए। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, उसका एज 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट वो इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को वो मीट अप कर सके। ठीक है, अंडर हो कोई भी प्रॉफिट को वो होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट वो होल्ड करके रखा है अंडर गवर्नमेंट, तो वो अनरिजॉल्व्ड है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल या अनसाउंड माइंड का केसेस नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा। सेम है लोकसभा की तरह, बट यहाँ पे बस एज का डिफरेंस है। लोकसभा में कितना था? 25 ईयर्स, और राज्यसभा में कितना है? 30 ईयर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। पावर्स देखो क्या है। लेजिस्लेटिव पावर्स, लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। तो दोनों मिलकर क्या करती है? दोनों मिलकर हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और डिफेंस के ऊपर, हमारे डिफेंस के ऊपर क्या करती है? तो सॉरी गाइस, अब इसको कैसे हटाना है? नो इशू। हाँ देखो, सॉरी। ठीक है, तो क्या करती है हमारी लोकसभा राज्यसभा मिलकर एक यूनियन लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर डिसीजन लेती है। जैसे मान लो अगर फॉरेन पॉलिसी है, अगर डिफेंस है, तो वहां पे डिसीजंस कौन लेगा? दोनों हाउसेज मिलकर लेंगे। ठीक है, बोथ द हाउसेज आल्सो मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड। अगर मान लो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाई है हम उसको एक्सेप्ट करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। हाउसेज लॉ बना सकती है कौन से मैटर पे? अगर उस मैटर पे 3 लिस्ट इंक्लूडेड है। जो पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर्स जो मिलती है हाउसेज को कि भाई ऑन द मैटर्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट यू कैन टेक एनी डिसीजन, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिड्यूरी पावर्स। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगी? लॉज बनाएगी। अगर कौन सब्जेक्ट पे? देखो, ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर मान लो कोई इमरजेंसी हुआ है तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? वो डिसीजन ले सकता है। When the Rajya Sabha passes a resolution stating that the subject in the state list is of national importance, and when 2 or more states in the Rajya Sabha want laws on the subject in the state list should be made by the parliament. Simple है। अगर राज्य सभा बोलेगी कि भाई, अगर वो रेजोल्यूशन को पास कर देती है ये स्टेट करते हुए कि भाई स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? डिसीजन को आगे बढ़ाएंगे। ये पावर्स किसके पास है? राज्यसभा के पास है, दोनों हाउसेस के पास है। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट क्या करता है? देखो, कैन पास ऑर्डिनेंस एट द टाइम इन द पार्लियामेंट इट इज नॉट इन सेशन, हाउएवर ऑर्डिनेंसेस के सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक। ये जो ऑर्डिनेंस पास होता है वो 6 वीक के बाद क्या होता है? एग्जिस्ट हो जाता है। When there is a breakdown of constitutional machinery in the state, an emergency can be declared by the parliament in that state. अगर कोई constitutionally machinery में breakdown आता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एज एन इमरजेंसी क्या करेंगे? उसको डिक्लेयर कर देंगे कि भाई एज एन इमरजेंसी हम इसे काट रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट्स एज अ लेजिस्लेचर इन सच अ स्टेट एंड अज्यूम्स एन इंपॉर्टेंट पावर्स इन द स्टेट। अब पार्लियामेंट जो है वो एज अ लेजिस्लेचर काम करती है, उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स होल्डेड रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल पावर्स क्या है? ऑल बिल्स एक्सेप्ट द मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब दोनों सारा बिल पास हो सकता है हाउसेस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बट मनी बिल नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मनी बिल्स कहाँ ओरिजिनेट होता है? ये सिर्फ ओरिजिनेट होता है लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा प्लेज एन इंपॉर्टेंट एडवाइजरी रोल इन द फाइनेंशियल स्फीयर। देखो पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट एक यूनियन बजट पास करता है जिसमें टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना फाइनल ईयर का वो रहता है। ठीक है, ये कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट क्या कर सकता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट क्वेश्चन कर सकता है कि अगर अमाउंट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर से ऑथराइज्ड है या नहीं है, या फिर इनसफिशिएंट है या सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। अगर बजट जो है वो पास नहीं होता है फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो फंड्स ड्रॉ कर सकती है। किससे? कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ कर सकती है। जो इंडिया का फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड, हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बजट पास नहीं होता है तो। क्लियर? ओके। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि भाई सैलरी और अलाउंसेस क्या होना चाहिए, एक एमपी का सैलरी क्या होना चाहिए, अलाउंसेस क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टैक्सेस जो है ना वो पीपल पे इम्पोज नहीं होगा, ना ही कोई मनी जो है वो सेंड होगा गवर्नमेंट में विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है कि भाई गवर्नमेंट में पैसा दो तभी दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते, ना ही कोई टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब पढ़ेंगे हम कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब देखो क्या लिखा है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय पोजिंग क्वेश्चंस टू मिनिस्टर रिलेटेड टू पब्लिक ओपिनियन। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। कैसे? क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और कब क्वेश्चन करेगा? वो क्वेश्चन आवर के टाइम पे, जो कि हर पार्लियामेंट के वर्किंग डे पे 1 घंटे के पहले, मतलब फर्स्ट 1 आवर में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ के वो क्या करती है? मेंबर्स कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस एंड पीपल टुवर्ड्स अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये कर करना वो क्या करेगी? मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं? हाउस का अटेंशन लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो लोग हैं ना उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर अटेंशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। पार्लियामेंट एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकता है। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास कर सकता है। अगर वो मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा रिजाइन। ठीक है, एट जनरल मोशन कब पास कर सकते हैं हम? कि भाई कोई सर्टेन ओकेशन पे हो, या कोई मिसहैप हो गया, या कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया है, लोगों को मारा जा चुका है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या पास कर सकते हैं? एडजर्नमेंट मोशन। क्लियर? ओके। And a cut motion may be moved to the parliament aims to reduce the demand of grants presented to the public Lok Sabha. It also ensures that public money is spent in accordance with the decision of the parliament. और ये भी ख्याल रखती है कि भाई लोगों का जो पैसा है, जो पब्लिक मनी है, उसे हम पार्लियामेंट में सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्लियर? ओके। जुडिशियल पावर्स देखो, पार्लियामेंट क्या करेगी? कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन चार्जेस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। अब वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है कि अगर वो मिसकंडक्ट करता है तब, अगर वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तब, अगर वो कोई लॉस को वायलेट किया है तब। ठीक है, चार्जेस जा सकता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट आर पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। सिंपल है कि अगर दोनों हाउसेस ने मिलके चार्जेस लगाई है उसके ऊपर और 2/3 ऑफ मेजॉरिटी अगर है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? उनको ऑफिस से हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर? ओके। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव कर सकती है, हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकती है, कॉम्प्ट्रोलर को रिमूव कर सकती है, ऑडिटर जनरल को रिमूव कर सकती है। ठीक है, अगर दिखता है कि भाई ये वायलेट कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को, प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट क्या करेंगी? इनको रिमूव कर सकती है। ये पावर्स उनके पास है। ठीक है, पार्लियामेंट पनिश कर सकती है किसी भी इंसान को अगर वो कोई पार्लियामेंट के काम को हैम्पर करते हैं। तो देखो, इफ अ पर्सन फॉर हैम्परिंग द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट और फॉर रिडिक्यूलिंग देम, दे मे बी रिमूव्ड rather than punished by the parliament. क्लियर? ओके। इलेक्टोरल फंक्शंस देखो क्या है? पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या कर सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या कर सकती है? इलेक्ट कर सकती है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को इलेक्ट करती है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, और क्या करती है? ये इलेक्ट करती है हमारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लोक सभा इलेक्ट द स्पीकर अमॉन्ग देमसेल्फ व्हाइल द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स ओन डेप्यूटी चेयरमैन। देखो, जो लोकसभा के मेंबर है ना वो क्या करते हैं? वो हमारे स्पीकर को खुद इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा क्या करती है? वो अपने डिप्यूटी चेयरमैन को खुद इलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्टोरल फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा। देखो, स्पेशल पावर्स तो क्या करेंगे? लोकसभा जो है ना वो लॉज नहीं बना सकती। ठीक है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे सिर्फ राज्यसभा क्या कर सकता है? वो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी के साथ लॉज बना सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। देखो, इफ द राज्यसभा डिमांड्स दैट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू सर्विसेज।
राज्यसभा बोलेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, कर देगा, न्यू सर्विस के ऊपर पार्लियामेंट बना देगा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, मतलब फॉर, ठीक है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा में प्लेज द रोल ऑफ द लोकसभा। सपोज कोई नेशनल इमरजेंसी आ गया तो लोकसभा क्या होगा, डिसॉल्व होगा, उसके बदले कौन प्ले करेगा, राज्यसभा प्ले करेगा, ठीक है, ओके। स्पेशल पर्पस ऑफ द लोकसभा देखो क्या क्या है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड एंड पास्ड ओनली इन द लोकसभा। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो कहाँ पास हो सकता है, वो सिर्फ पास हो सकता है हमारे लोकसभा में। इफ इट इज पास द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। और अगर ये पास हो गया ना तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। सोचो इतना बड़ा पावर है लोकसभा के पास, ठीक है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है, लोकसभा में नहीं हो सकती, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक आ जाता है, will of the Lok Sabha prevails as its numerical strength is double that of the राज्यसभा। क्लियर। तो ये जो है ना हमारा कुछ कुछ पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। क्लियर। देखो सब कुछ ना बहुत ही इजीली लिखा हुआ है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसको, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो इसको उतना हुआ मत बनाना। देखो ये आपकी बुक में नहीं है बट इसको पढ़ लो। देखो क्या डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। इसे क्या कहते हैं हम, हाउस ऑफ पीपल। इसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। यहाँ पे कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। सिंपल है, लोकसभा में मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। बट राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, मनी बिल्स यहाँ पे पास नहीं हो सकता, ठीक है। स्पीकर कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे वो है स्पीकर, और यहाँ पे राज्यसभा में स्पीकर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को, ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन यूनियन को, स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है। इसके पास बहुत पावर्स है, ऐसे ऐसे पावर्स है जो राज्यसभा में है ही नहीं, बट इसके पास पावर्स बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द लोकसभा, ठीक है। थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम है चलो ठीक है। देखो भाई एक बात बता दे रही हूँ आप लोगों को मैं कि ना आपका पूरा टॉपिक जो था ना ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उतना कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था पढ़ने में। इट वाज वेरी इजी चैप्टर। बस मतलब डिफिकल्ट क्या होगा, आपको याद करना है। आपका अगर लर्निंग पावर बहुत अच्छा तो लर्न कर लो, अदरवाइज समझ के पढ़ो, ठीक है, समझ के लिखना एग्जाम में। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, पावर्स पढ़ा है हमने, ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स पढ़ा है, लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ा है, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, टर्म्स, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा। फिर हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लोकसभा, मोशंस ऑफ लोकसभा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेशन क्या होता है, कोडम क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या है लोकसभा का, वेकेशन ऑफ सीट्स क्या क्या है, ठीक है। फिर स्पीकर कौन है लोकसभा के, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, टर्म क्या क्या है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है, और हमारा फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। क्लियर, इट वॉज वेरी इजी चैप्टर, कुछ भी इतना बड़ा वास्ट नहीं, कुछ भी इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर, ओके। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बट टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।